रात के तकरीबन 10:30 बज रहे थे। पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ था। बीच बीच में थोड़ी बहुत बिजलियां चमक रही थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बारिश से पूरा रास्ता और पेड़ पौधे गीले थे। रास्ता पूरी तरह से सुनसान था और उसी सुनसान रास्ते पर एक कार तेजी से गुजर रही थी। उस कार के अंदर विजय, संजय, राजू और पंकज बैठे हुए थे। 22 साल का विजय कार चला रहा था। संजय और पंकज दोनों ही 20 साल के थे और वही राजू, वो 16 साल का था। अब हाल ही में उनके स्कूल और कॉलेज के रिजल्ट लगे थे और चारों के अच्छे नंबर आए थे। इसलिए वो चारों दोस्त पार्टी करने के लिए संजय के खेत जा रहे थे। संजय का खेत शहर से काफ़ी बाहर के इलाके में था और वहाँ तक जाने की जो सड़क थी वो सुनसान और कम ट्रैफिक वाली थी। अक्सर काफ़ी कम गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती थी और इसीलिए विजय बेफिक्र होकर गाड़ी तेजी से चला रहा था। गाड़ी के अंदर गानों का शोर तेज था। खाने के लिए चिकन की एक हांडी और शराब की बोतलें पिछली सीट पर रखी हुई थी, जिसमें से कुछ बोतलें उन्होंने कार के अंदर ही फोड़ ली थी और चारों ने शराब पी रखी थी। गाने गाते और मस्ती में चिल्लाते हुए वो तेजी से गुजर रहे थे। बारिश भी अब धीरे धीरे तेज हो चुकी थी। पूरे रास्ते पर कहीं पर भी लाइट नहीं थी और उसी अंधेरी सड़क के बाजू में उन्हें एक कार की पिछली लाइट चमकती हुई दिखाई दी। वो कार रास्ते से उतरकर झाड़ियों के अंदर घुसी हुई थी। यह देख विजय ने गाड़ी के अंदर के गानों का आवाज़ कम करते हुए गाड़ी की स्पीड कम कर दी। लगता है एक्सीडेंट हुआ है, विजय ने गाड़ी को रोकते हुए कहा। विजय की बातों को सुन मजाक मस्ती कर रहे सब दोस्त एकदम से गंभीर होकर बाहर देखने लगे। गाड़ी की पिछली लाइट चालू बंद हो रही थी। आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। चारों गाड़ी से उतरे और उस गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। गाड़ी काफ़ी बुरी तरह से ठुकी हुई थी। गाड़ी का पिचका हुआ पिछला भाग, टूटे कांच, जमीन पर दूर तक टायर के घसीटने के निशान से उस कार के साथ हुए जोरदार एक्सीडेंट का अंदाजा आने लगा। जब चारों कार के नज़दीक पहुंच गए तो देखा कि गाड़ी का अगला भाग पूरी तरह से दब गया था। स्टीयरिंग व्हील के पास खून से लथपथ एक आदमी स्टीयरिंग व्हील और सीट के बीच दब चुका था। उसकी आंखें बंद थीं और वो जोर जोर से सांस ले रहा था। उसके बाजू की सीट पर एक औरत बैठी हुई थी, जिसके चेहरे के अंदर कांच धंस चुके थे। उसका सिर फट गया था और जख्मों से बहते खून से उसकी पूरी साड़ी भीग गई थी। वहीं पीछे एक 8-10 साल का लड़का था जो सीट के नीचे दब गया था। अब उस गाड़ी के आसपास दूसरी और कोई गाड़ी नहीं थी, तो शायद कोई गाड़ी उन्हें टक्कर मारकर फरार हो गई थी या फिर इनकी ही गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अब जो भी हो, जैसे ही वो चारों उस कार की खिड़की के पास गए तो उन्हें देख उस औरत ने झट से मदद करने का इशारा किया। उसके गले से पूरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन वो इशारे से पिछली सीट के लड़के और ड्राइविंग सीट वाले आदमी की मदद करने को कह रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी की सांसें तेज चल रही थीं और वो बेहोश था। पिछली सीट पर बैठा लड़का इस तरह से दब गया था कि पता नहीं चल रहा था कि वह जिंदा है या नहीं। लेकिन इन सब में उन चारों लड़कों का ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर था। वो था उस औरत के शरीर पर पहने हुए सोने के गहनों पर। उस औरत के शरीर पर लाखों के गहने थे और उन गहनों की चमक को देख चारों की नीयत बिगड़ गई। पूरा रास्ता सुनसान था। आसपास उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। एक्सीडेंट हुए लोगों की हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो प्रतिकार कर सके। चारों ने एक दूसरे को इशारा किया और वो चारों उस औरत के गले और हाथ से गहनों को उतारने लगे। वो औरत मदद के लिए गिड़गिड़ा रही थी, बार बार यह बताने की कोशिश कर रही थी कि उसके पोती का कब से खून बह रहा है, उसे और उसके बच्चे को बाहर निकालो। लेकिन चारों लड़के सिर्फ उसके गहने उतारने में ही लगे रहे। उस औरत ने सारे गहने देते हुए उस गहनों के बदले सिर्फ उसके बच्चे
और पति को बाहर निकालने के लिए विनती की। उसे लगा कि गहने दे देने के बाद वो लड़के उसकी मदद करेंगे, लेकिन गहने उतारने के बाद उन्होंने उस आदमी की जेब से पैसे और अंगूठियां निकालने लगी। उस आदमी की सांसें काफ़ी तेज हो रही थी और ये देख वो औरत रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन उन लड़कों पर उस औरत की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। आखिरकार वो औरत रोते रोते बेहोश हो गई। इसके बाद वो चारों लड़के तेजी से लूटपाट करने लगे, क्योंकि भले ही रास्ता सुनसान था, लेकिन कोई इस रास्ते आता ही नहीं ऐसा भी नहीं था। इसलिए कोई उन्हें देख ले इससे पहले वो भाग जाना चाहते थे, और इसलिए वो जल्दबाजी में लूटपाट करने लगे। जब उन्हें लगा कि उन्होंने काफ़ी माल लूट लिया है, वो तेज़ी से एक एक कर अपनी कार में बैठने लगे। वही राजू उस औरत की अंगूठियां निकाल रहा था। विजय ने कार शुरू करते हुए उसे आवाज़ लगाई। राजू हड़बड़ी में उस औरत के गहने उतारने लगा। राजू उम्र में काफ़ी छोटा था और इस तरह की लूटपाट करते हुए उसका दिल डर के मारे धड़क रहा था। हाथ पैर काँप रहे थे, लेकिन सोने की लालच में वो सारी इंसानियत और डर भूल चुका था। तभी अचानक उस बेहोश हो चुकी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से उसकी आंखों में देखने लगी। राजू उसकी लाल हो चुकी आंखों को देख काँप गया। उसकी आंखों के अंदर एक क्रोध था, जिससे उसके दिल के अंदर एक सिहर सी उठी और वो हाथ झटकते हुए वहाँ से भागता हुआ कार के अंदर बैठ गया। विजय ने तेजी से कार आगे बढ़ाई और राजू ने कार के अंदर से पलट कर देखा तो उसे उस एक्सीडेंट हुई कार के अंदर से गुस्से से देखती वो औरत दिखाई दे रही थी। काफ़ी दूर निकलने के बाद तीनों लूटे हुए खजाने को देख खुशी से जश्न मना रहे थे। उन्होंने कम से कम 3-4 लाख का माल लूट लिया था। गाते चिल्लाते हुए वो दारू पी रहे थे। वही राजू थोड़ा डरा हुआ और सहमा हुआ था। उसकी आंखों के सामने अभी भी उस औरत का गुस्से से भरा वो चेहरा घूम रहा था, और जब उसका ध्यान अपने हाथ पर गया तो उसने देखा कि उस औरत का खून उसके हाथ पर लगा हुआ था। राजू की यह हालत सबके ध्यान में आ गई, लेकिन सबने सोचा कि अचानक उस औरत ने हाथ पकड़ने से वो डर गया है और थोड़ी देर में उसका सारा डर निकल जाएगा। तकरीबन आधे घंटे बाद वो संजय के खेत पहुंच गए। संजय का खेत काफ़ी बड़ा था। खेत की कुछ जगहों पर लाइट्स थे और उसी खेत के बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा बना हुआ था। विजय ने गाड़ी पार्क की और सबसे पहले उन्होंने लूटा हुआ सारा माल एक बड़े थैले में भरकर कमरे के पीछे ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दिया, ताकि अगर कल को कहीं पूछताछ हुई तो वो लूटा हुआ माल उनके पास ना मिले। उसके बाद सब लोग गाड़ी से खाना और शराब की बोतलें लेकर कमरे के अंदर चले गए। एक बड़ी चादर बिछाई और उस पर चिकन की हांडी और शराब की बोतलें रख दी। विजय और पंकज खाने की तैयारियां करने लगे, प्लेट्स लगाने लगे, शराब के गिलास भरने लगे, और संजय राजू को लेकर कुएं में से पीने का पानी लाने के लिए चला गया। बाहर अब भी बारिश चालू थी। आसमान में बीच बीच में बिजलियां चमक रही थी और पूरे खेत के अंदर कीचड़ बन चुका था। उसी कीचड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए दोनों कुएं के पास जाने लगे। संजय ने देखा कि राजू अभी भी काफ़ी खामोश था। उस लूटपाट के बाद से वो एकदम से शांत हो चुका था। शायद से वो डर चुका था और इसीलिए उसका मूड फिर से अच्छा करने के लिए वो उससे बातें करने लगा। वो उसे लूटे हुए पैसे से क्या क्या खरीदने वाला है ये बताने लगा। राजू अभी भी खामोश था। उसकी आंखों से चमक जैसे गायब हो चुकी थी और वो संजय की बातों को बिना कोई प्रतिसाद दिए सिर्फ सुन रहा था। संजय कुएं के पास पहुंच गया। उसने रस्सी के सहारे बाल्टी को पानी के अंदर डाल दिया। देख बे राजू, मुझे तो नया आईफोन लेना था, लेकिन मेरे पापा इतने पैसे कहाँ देने वाले थे। लेकिन अब मुझे उनके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं अपने लिए तो आईफोन ही लूँगा।
वो लोग मर रहे थे और तुमने उन्हें मरता हुआ छोड़ दिया। राजू काफ़ी समय बाद एक अजीब सी आवाज़ में बोला। संजय ने पलटकर राजू की ओर देखा। राजू का चेहरा काफ़ी अजीब और गुस्से से भरा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और वो एक पल के लिए भी अपनी पलक नहीं झपका रहा था। संजय को लगा कि राजू काफ़ी ज़्यादा डर गया है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। इसलिए उसने कहा, अरे राजू, इतना क्यों गुस्सा कर रहा है भाई? हमने थोड़ी ठोका था उन्हें, लेकिन लूटा तो था तुमने। मरने को तो छोड़ दिया था हमने। साले तूने भी तो लूटा था। और पागलों जैसी बातें मत कर। मालूम है उस औरत ने तुझे पकड़ लिया था, इसलिए तू डर गया है। लेकिन डर मत, कोई नहीं मरा होगा, वो औरत भी जिंदा होगी। कमीने, मैं मर चुकी हूँ, राजू ने एकदम से गुस्से से कहा। और उसने कुएं के अंदर डाली बाल्टी की रस्सी पकड़ी और तेजी से संजय के गले को कस के लपेट दी। संजय राजू को रोकने लगा। वो उसे अपने आप से दूर करने लगा, लेकिन राजू ने काफ़ी ताकत से उस रस्सी को संजय के गले से लपेट दिया और कसने लगा। संजय का गला दबने लगा। वो चटपटाने लगा, मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो रस्सी उसके गले पर इस कदर कस गई थी कि उसके गले से आवाज़ भी निकल नहीं रही थी। राजू धीरे धीरे उसे पीछे की ओर ढकेलने लगा और फिर उसने संजय को कुएं के अंदर ढकेल दिया। काफ़ी समय तक कुएं के अंदर छटपटाने की आवाज़ें आती रही और फिर कुएं का पानी शांत हो गया। इधर विजय और पंकज ने खाने की प्लेट्स में खाना परोस दिया था। फर्श पर बैठने की व्यवस्था करके रखी थी और सिर्फ संजय और राजू की राह देख रहे थे। तभी पंकज बाथरूम जाने के लिए कमरे से बाहर आ गया। वह खेत की सीमा तक गया। वहाँ एक छोटा नाला था जो बारिश की वजह से बह रहा था। वह उस नाले के किनारे खड़े होकर पेशाब करने लगा। तभी उसे पीछे कोई खड़ा होने का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो राजू खड़ा था। क्या हुआ राजू, तुझे भी जोर की लगी है क्या? मुझे नहीं, तुझे लगेगी, राजू ने ऐसा कहते हुए पीछे से पंकज के सिर पर जोर से डंडे से वार किया। पंकज उस वार से लड़खड़ाकर नाले के किनारे गिर पड़ा। पहले तो उसे क्या हुआ कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन राजू के हाथ में डंडा देखकर वह समझ गया कि राजू ने ही उसे मारा है। हालांकि राजू ने उसे क्यों मारा उसे समझ नहीं आया। वो सिर्फ डर से चीखते हुए राजू की ओर देख रहा था। राजू का चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो चुका था। उसकी आंखों से जैसे खून बह रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और वो पंकज के सामने खड़ा हो गया। पंकज असहाय होकर पड़ा था। वो तेजी से उठकर अपने आप को बचा पाता, तब तक राजू ने वो पत्थर पंकज के सिर पर डाल दिया। उस भारी पत्थर से पंकज का सिर पूरी तरह से पिचक गया। उसका सिर पूरा फट गया। कुछ देर तक उसका शरीर झटके मारने लगा और फिर शरीर शांत होने के साथ पूरा खून नाले के पानी के साथ बहने लगा। विजय कमरे में अकेला सबका इंतजार करते करते थक चुका था। उसने एक शराब की बोतल खोल रखी थी और उसे पी रहा था। तभी दरवाजे के पास राजू आया। क्या यार, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, गला सूखने लगा था। इस पर राजू ने कुछ नहीं कहा। कहाँ है संजय और ये पंकज कहाँ रह गया? विजय ने राजू की तरफ देखते हुए पूछा। तभी उसका ध्यान राजू के कपड़ों पर गया। राजू की पैंट और शर्ट की बाही खून के छींटों से भरी हुई थी। राजू, तुम्हारे शर्ट पर ये खून कैसा? विजय ने शंकित मन से पूछा, लेकिन राजू ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था। विजय उठ खड़ा हो गया और उसने फिर से पूछा, राजू क्या हुआ? और पंकज और संजय कहाँ है? तुम्हें प्यास लगी है ना? प्यास बुझा दूं? इतना कहकर राजू ने विजय को धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया और
वो उसकी छाती पर बैठ गया। विजय राजू के मुकाबले उम्र और शरीर से बड़ा था, इसलिए विजय को लगा कि वो आसानी से राजू को धक्का देकर गिरा देगा। लेकिन जब राजू उसकी छाती पर बैठ गया तो विजय जरा भी हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहलवान उसकी छाती पर बैठ गया हो। विजय पूरी ताकत से राजू को ढकेलने लगा, लेकिन राजू टस से मस नहीं हुआ, बल्कि उसने शराब की एक बोतल उठाई और जैसे कि तैसे विजय के मुंह के अंदर ठूसने लगा। विजय छटपटाने लगा, अपने दोनों हाथों से उस बोतल को मुंह से निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन राजू की ताकत के आगे उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। राजू ने आधे से ज़्यादा वो कांच की बोतल विजय के मुंह के अंदर ठूस दी। वो बोतल लगभग उसके गले तक चली गई और फिर वो बोतल उसके गले के अंदर ही फूट गई। बोतल के कांच विजय के गले को चीरते हुए बाहर निकल आए और खून की तेज धाराएं बहने लगी। विजय दर्द के मारे काफ़ी देर तक छटपटाता रहा और फिर तड़प तड़प कर मर गया। उसके बाद राजू खेत के उस कोने में गया जहाँ चारों ने मिलकर लूटा हुआ माल छिपाया हुआ था। उसने गड्ढे से वो सारा सोना निकाल लिया। उसके बाद उसके अंदर से जितने भी जेवरात थे वो सारे राजू ने पहन लिए। गले के हार, हाथों की चूड़ियाँ, यहाँ तक के कान के झुमके भी उसने अपने बिना छेद वाले कान के अंदर इस तरह घुसेड़ दिए कि उसके दोनों कानों से खून निकलने लगा। और फिर उसके बाद वो खेतों से निकलता हुआ सुनसान रास्ते पर आ गया। अब भी हल्की हल्की बारिश चालू थी, बिजलियाँ बीच बीच में चमक रही थी और उस सुनसान रास्ते के बीचों बीच राजू खड़ा हो गया। तभी अचानक उसे होश आया। अपने हाथों पर लगे खून, कानों के अंदर हो रहे दर्द और शरीर पर औरत के पहने हुए जेवरात देखकर वो अचानक से चौंक गया। उसे लूटपाट कर कार के अंदर बैठने के बाद का कुछ भी याद नहीं था। तभी उसकी नज़र सामने गई। उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसके उसने जेवरात चुराए थे और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। तो तुम यहाँ कैसे, और मैं यहाँ कैसे आया? तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हें यहाँ ले आए। देखो, मैंने तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हारे जेवरात चुराए और वो भी मेरे दोस्त के बहकावे में आकर, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये कहते हुए वो अपने गले से जेवरात निकालने लगा। देखो, तुम्हारे जेवरात में तुम्हें लौटा रहा हूँ। और जिंदगी किसकी ज़िंदगी? तुम अगर वो सोना लूटने की बजाय मेरे पति और बेटे को बचाने की एक कोशिश भी करते तो शायद आज वो जिंदा होते। तुम्हें जितना सोना चाहिए था सब ले लेते, लेकिन अगर मेरे पति और बेटे को बचा लेते तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देती। देखो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, तुम भी मुझे माफ़ कर देना। इतना कहते ही उस औरत के शरीर से रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और अचानक एक बड़ा सा ट्रक उस औरत के आर पार होता हुआ राजू के ऊपर से चला गया। ट्रक ने ज़ोरदार ब्रेक लगाई। वो काफ़ी दूर तक घसीटता हुआ गया और आगे जाकर रुक गया। ट्रक में से दो लोग दौड़ते हुए पीछे आए। सड़क के बीचों बीच राजू का छटपटाता हुआ शरीर पड़ा हुआ था। उसकी खोपड़ी फट चुकी थी, जबड़ा टूट चुका था और पूरे रास्ते पर उसका खून और खून से सने गहने फैले हुए थे। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आ गई। ट्रक के अंदर कैमरा था और उस कैमरे के अंदर ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि राजू खुद होके रास्ते के बीचों बीच इस तरह खड़ा था कि ट्रक के नज़दीक आने तक वो दिखाई नहीं दिया। जब जांच का दायरा बढ़ा तो पासी के खेत के अंदर संजय, विजय और पंकज की लाशें भी मिली। जब जांच शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था कि एक्सीडेंट हुए दंपति का लूटा हुआ सोना बांटने के चक्कर में चारों के अंदर कोई विवाद हुआ और इसी विवाद के अंदर उन चारों ने एक दूसरे को मार दिया। हालांकि आखिरी बचे राजू ने आत्महत्या क्यों की ये समझ नहीं आया और जांच वही अधूरी रह गई।